हेलो वीवर्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोपोली के बारे में। ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। नाउ व्हाई डू मोनोपोलीज अराइज? क्यों ऐसा होता है कि मोनोपोली की ज़रूरत होती है? अब मोनोपोली है क्या? मोनोपोली का मतलब ये है कि एक सिंगल फर्म जो पूरी मार्केट की वही सप्लायर है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है कि एक सिंगल फर्म पूरी मार्केट में सोल सप्लायर है, अकेली सप्लायर है। अब इससे क्या हो सकता है कि वो फर्म इस चीज़ को कि उसके पास यूनिक प्रोडक्ट है, इस चीज़ का वो मिसयूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इससे नुकसान क्या होगा कि कस्टमर को अगर कंपटीशन होगा तो प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी। और अगर कंपटीशन नहीं है, एक सिंगल सप्लायर है, तो जो वो प्राइस डिमांड कर रहा है कस्टमर को मजबूरी में वो प्राइस देनी पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ज़ाहिर है कंपटीशन होगा तो वैरायटी आएगी मार्केट में। अगर एक सप्लायर है तो उसकी मर्ज़ी वो जो चाहे मार्केट में लेकर आ जाए। ठीक है, तो मोनोपोली जो है वो एक फेवरेबल चीज़ नहीं है या ये कोई अच्छी बात नहीं है। बेहतर है कि कंपटीशन हो ताकि कस्टमर को भी चॉइस मिले और कंपटीशन की वजह से प्राइसेस भी नॉर्मल होंगी और उसमें फैसिलिटेशन ज़्यादा होगी। अच्छा, अब बात ये है कि द फंडामेंटल कॉज ऑफ मोनोपोली इज़ बैरियर टू एंट्री। मीन्स क्यों मोनोपोली है कि क्योंकि दूसरे लोग एंटर नहीं हो पा रहे। अब वो क्यों नहीं एंटर हो पा रहे ये हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक होती है नेचुरल मोनोपोली। A natural monopoly is a type of monopoly that occurs due to high fixed cost and a need to achieve extreme economies of scale. In other words, it is only economically viable for one business to serve the market. अब आप देखें, गूगल को देख लें। अगर आप चाह रहे हैं बीइंग अ सप्लायर कि मैं गूगल का सप्लायर बनूं तो ये पॉसिबल नहीं है। एप्पल को देखें, उनकी प्रोडक्ट ऐसी है। उसके अलावा आप फेसबुक देखें, उसके अलावा अमेज़ॉन देखें, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका फ़िक्स्ड कॉस्ट बहुत ह्यूज है। ठीक है, या फिर टेक्निकली आपको इतना स्ट्रॉन्ग, साउंड एंड डिफरेंट होना है कि दूसरा कोई आप जैसा ना हो पाए, तो डेफिनेटली आपकी मोनोपोली हो जाएगी। अब मसला क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूरे कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना चाह रहे हो, तो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेकर आना कोई आसान चीज़ नहीं है। तो जो इन्वेस्टमेंट लेकर आ गया उसकी मोनोपोली हो गई। तो यूनिकनेस जो है वो मैटर करती है नेचुरल मोनोपोली में। नेचुरली ऐसा है कि कोई और आपका कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो डेफिनेटली आप जो है वो किंग बन जाएंगे और आप ही सप्लायर बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद होता है मोनोपोसोनी। देखिए, मोनोपोसोनी तब होता है जब हमारे पास सिर्फ एक बायर हो। ठीक है, यानी कि सेलर्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारे पास बायर सिर्फ एक है। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल या वॉलमार्ट या माइक्रोसॉफ्ट, ये मोनोपोसोनी की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से बैरियर्स टू एंट्री क्यों होते हैं? 3 रीजंस की वजह से। नंबर 1, ओनरशिप ऑफ की रिसोर्स। देखें, आपके पास की रिसोर्स आपके हाथ में है। मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा कि आप जो हैं वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो आपके पास चीज़ है वो किसी और के पास अवेलेबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सिर्फ एक ही मैथ टीचर है और कोई मैथ का टीचर नहीं है, तो डेफिनेटली उस यूनिवर्सिटी का जो मार्केट साइज़ है उसमें उसकी क्या हो जाएगी? मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से गूगल, वो अकेले ही हैं सप्लायर, तो डेफिनेटली फिर उनका अकेला ही हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। फिर है द गवर्नमेंट गिव्स अ सिंगल फर्म द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस सम गुड्स। जैसे हमने कहा कि वापटा, वो सिर्फ एक ही है सर्विस, वापटा वालों को ही है अवेलेबल, वही दे सकते हैं। या पूरे मुल्क का ट्रेन सिस्टम, वो कि कोई एक ही रेलवे होगा, उन्हीं का होगा। देखिए, एयरलाइन है तो उसमें कंपटीशन आ जाता है, उसमें आप डिफरेंट एयरलाइंस को अलाउ करते हो कि आप ऑपरेट करो, लेकिन रेलवेज़ में आप डिफरेंट रेलवेज़ को अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई एक ट्रेन है जिसको मेन रेलवेज़ ने ही उसको प्राइवेटाइज करके उसको अथॉरिटी दे दी, तो वो अलग बात है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियली पैटेंट्स, कॉपीराइट्स और लाइसेंस दे देती है किसी पर्टिकुलर एजेंसी को। अब मसला क्या होगा कि जो काम करने वाला बंदा है जिसकी मोनोपोली है, अब गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दी, इट मीन्स कि गवर्नमेंट उसका चेक एंड बैलेंस खुद ही कर लेगी।
उसके प्राइसेस कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो किस लेवल पर सर्विस दे रहे हैं, उस चीज़ को फिर हैंडल करना जो है वो गवर्नमेंट का काम है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेक्स अ सिंगल प्रोड्यूसर मोर एफिशिएंट देन अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतनी मैसिव है कि वो हर प्रोड्यूसर के अप्रोच से बाहर है, तो बेहतर है कि जो बंदा काम कर रहा है वही करता रहे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से आपके जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आप इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो फॉल होती जाएगी। शुरू में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीज़ होती चली गई। अब देखते हैं, कंपैरेटिव एक स्टडी करते हैं। एक तरफ हमारे पास मोनोपोली है, एक तरफ हमारे पास कॉम्पिटिटिव फर्म है। मोनोपोली में क्या है, एक प्रोड्यूसर है, डाउनवर्ड आपका डिमांड कर्व है, आप प्राइस मेकर हो और रिड्यूसेस प्राइसेस टू इंक्रीज सेल्स। आपने अपने प्राइसेस को कम करना है ताकि आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सको। अब कॉम्पिटिटिव फर्म में देखते हैं कि क्या है। इज़ वन ऑफ द मैनी प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है वो आप अकेले नहीं हो। उसके बाद हैज़ अ हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। कॉम्पिटिटिव फर्म का आपने याद रखना है कि जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो कभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता। उसके बाद है इज़ अ प्राइस टेकर। वहाँ पे हमने पढ़ा मोनोपोली में प्राइस मेकर, और यहाँ पे हमने देखा प्राइस टेकर। तो कॉम्पिटिटिव फर्म में मैंने लास्ट लेक्चर में मार्केट स्ट्रक्चर्स में आपको बताया था कि कॉम्पिटिटिव फर्म वो होती है जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, हर कोई ग्रेन मार्केट में हर कोई अपने अपना वीट लेकर आ रहा है, तो वो जो वीट है उसकी प्राइस पर कोई एक प्रोड्यूसर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई उसकी जो प्राइसेस हैं उसको डिटरमिन करती हैं। फिर सेलर सेल्स एज मच और एज लिटिल एज एट सेम प्राइस। आप नो मैटर आप बहुत ज़्यादा मार्केट में लेकर आ रहे हो प्रोडक्ट या बहुत कम लेकर आ रहे हो, आपके होने या होने से प्राइसेस को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होगा कॉम्पिटिटिव फर्म्स। अब सिंपली आप देख लें, हॉरिजॉन्टल है कॉम्पिटिटिव फर्म का, और मोनोपोली का जो है डिमांड कर्व वो कैसे आपको नज़र आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये जो है इट इज़ जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल। अब हमारे पास है फार्मूलाज। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी के साथ तो आपके पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे है, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी के साथ आपने डिवाइड करना है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू को हम दैट शुड बी इक्वल टू प्राइस। फिर है मार्जिनल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। या फिर कहो चेंज इन टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है, टोटल रेवेन्यू 2 माइनस टोटल रेवेन्यू 1, और चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या है, Q2 माइनस Q1। तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, अब मोनोपोलिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन द प्राइस ऑफ इट्स गुड। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, द रेवेन्यू ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट। जो आपने न्यू प्रोडक्ट बनाई, जैसे आप 20 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अभी आप कह रहे हो कि मैं 21st प्रोडक्ट यानी कि 21 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो उस एक एडिशनल पे जो आपका खर्चा आ रहा है वो होगा मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू को हमेशा प्राइसेस से कम होना चाहिए। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उस क्लासरूम में एसी भी चलता है, उस क्लासरूम में टीचर्स भी आते हैं, 6 टीचर्स आते हैं। मिसाल के तौर पे 6 पीरियड पर डे चल रहे हैं तो 6 टीचर्स आ रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमने उस क्लास की जो टोटल कैपेसिटी है स्टूडेंट्स को बिठाने की वो है 20। अब आप चाह रहे हो कि हम जो है अपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को इंक्रीज़ करें, तो जहाँ पे 20 थे वहाँ 21 आपने करना चाहा, लेकिन उस 1 की जगह वहाँ पर नहीं है, तो उस 1 के लिए एक न्यू क्लास आपको अकोमोडेट करनी पड़ रही है, अरेंज करनी पड़ रही है। उस एक क्लास के लिए अब आप सोचें, आपको एसी भी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि चेयर्स टेबल्स वगैरह चाहिए, आपको टीचर्स भी चाहिए, तो उस एक की जो कॉस्ट है वो ह्यूज हो जाएगी। अगर वो स्टूडेंट दे रहा है 5000 पर मंथ, लेकिन उसके ऊपर जो ख़र्चा हो रहा है वो 10 या 15,000 आप सोच रहे हो कितना हो जाएगा, तो उस 15,000 को नहीं आपने एंटरटेन करना, बल्कि आपने उसको कहना है कि बस हमारे एडमिशन्स क्लोज हो गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो एडिशनल है वो कम होना चाहिए प्राइस से, लेकिन यहाँ पर एडिशनल का ख़र्चा बढ़ गया प्राइस से। इस वजह से इस एग्ज़ाम्पल को आपने इस तरह से डील करना है।
अच्छा, अब डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये आपको बात समझ में आ गई है। उसके अलावा व्हेन अ फर्म ड्रॉप्स द प्राइस टू सेल वन मोर यूनिट द रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम प्रीवियसली सोल्ड यूनिट्स आल्सो डिक्रीजेस। तो ऐसा होता है कि जब आप प्राइसेस को कम करना शुरू कर देते हो, आप सोचते हो कि चलो प्राइस कम करूं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो या मेरी प्रोडक्ट सेल हो, तो सेल के चक्कर में जब प्राइसेस कम करोगे तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू कम ही होगा, क्योंकि रेवेन्यू का फार्मूला क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब हमारे पास 8 हमारे पास जो है वो कमोडिटीज़ हैं और प्राइसेस जो हैं वो आपने देखा कि 11, 10, 9 एंड 8, 7, 6, 5, 4, 3। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, प्राइस को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आया, 10 आ गया। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आया, 18 आया। इस तरह से आपकी जो सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24। उसके बाद आपने निकालना है एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू का स्लॉट हमारा ये है और क्वांटिटी का स्लॉट हमारा ये है, इन दोनों का अपने आपस में जो है वो कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी होता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आपके पास कितना था, आपके पास ये टोटल रेवेन्यू है, इनका डिफरेंस आपने निकालते जाना है, यानी कि 18 में से 10 निकालोगे तो क्या आएगा 8, फिर 2 में से 1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1, 8 को जब 1 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 8। इसी तरह से आपने देखा 24 में से 18 निकाला तो आपके पास कितना आया 6, और 3 में से 2 निकाला तो आपके पास क्या आया 1, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 6। अच्छा, इस तरह से आपने डिफरेंट जो है वो निकालते जाने हैं। अब आप इसको प्लॉट करें। व्हेन मोनोपोली इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी इट हैज़ 2 इफेक्ट्स, द आउटपुट इफेक्ट एंड द प्राइस इफेक्ट। अब आउटपुट का भी इफेक्ट आ जाता है, प्राइस का भी। अब देखें, डिमांड कर्व तो स्लोप होता है डाउनवर्ड, ये हमें क्वाइट क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास क्या है, सबसे पहली चीज़ मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपने सोचना है कि ये हमेशा अपराइज होता जाएगा। उसके अलावा आपने याद रखना है कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो हमेशा यू शेप में होता है। ठीक है, और प्राइस या एवरेज रेवेन्यू, इसको डिमांड भी बोलेंगे, ये हमेशा डाउनवर्ड जा रहा होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो आपने क्या समझना है कि जहाँ पे आप लोगों का मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल रेवेन्यू को टच करता है, इतनी क्वांटिटीज़ आप प्रोड्यूस करोगे मार्केट में। ठीक है, और इस हिसाब से इतनी आपने प्राइस चार्ज करनी है मार्केट में। ये की पॉइंट है, आपने इसको जहन में रखना है कि आपका MC शुड बी इक्वल टू MR, ये दोनों बराबर होंगे। ये पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इतनी क्वांटिटीज़ आपने प्रोड्यूस करनी होगी और इतनी ही आपने प्राइस रखनी होगी। अब आपको पता चल गया कि बीइंग अ सप्लायर आपको पता चल जाना चाहिए कि एक तो पॉइंट दोबारा से मैं रिवाइज इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको दोबारा से सही से समझ में आ जाए। एवरेज रेवेन्यू फॉल करेगा, पहली बात। मार्जिनल रेवेन्यू उससे ज़्यादा फॉल करेगा, दूसरी बात। मार्जिनल कॉस्ट ऊपर को जाएगा, तीसरी बात। एवरेज कॉस्ट हमारा यू होगा, चौथी बात। फिर जहाँ पे MR को कट करेगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और इतनी क्वांटिटीज़ आपने मार्केट में लानी है और इतनी आपने प्राइसेस मार्केट में चार्ज करनी है। ये सारा आपको क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आप इस पॉइंट को पढ़ें, द इंटरसेक्शन of the marginal revenue curve and the marginal cost curve determines the profit maximization quantity, जो मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया। फिर है and then the demand curve shows the price consistent with this quantity। तो आपको पता चल गया कि अब हमें कितनी प्राइस जो है वो रखनी है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, अब क्या है, प्रॉफिट जो होता है वो इक्वल्स होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। आपने इस बात को हमेशा याद रखना है। प्रॉफिट का क्या है फार्मूला, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और इस तरह से आपने देखा
प्रॉफिट को एक और तरह से भी हम कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू में से जब हम एवरेज कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, जब आप इसको डिवाइड करोगे क्वांटिटी से, तो ये भी हो जाएगा फार्मूला आपका प्रॉफिट का। तो इसका एक और भी हो सकता है, प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म, प्राइस इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस शुड बी इक्वल टू एवरेज मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये आपको बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद है फॉर अ मोनोपोली फर्म, प्राइसेस एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट। इस चीज़ को आपने याद रखना है, यानी कि प्राइस शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ और ये चीज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मोनोपोली में सेम होती है। फ़र्क कहाँ होता है, यहाँ पे प्राइस इक्वल है और यहाँ पे प्राइस ग्रेटर है, बस इतना सा पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारा प्रॉफिट। देखें, प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब आपके रेवेन्यूज़ की लाइन ऊपर हो और आपकी कॉस्ट नीचे हो। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे बताएं कि कहाँ पे आपकी क्वांटिटीज़ आपने कितनी प्रोड्यूस करनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट आपका कहाँ पे टच हो रहा है? यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू को टच हो रहा है। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब देखें कि इसको आपने ड्रॉप डाउन करना है, तो आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो लेट्स डू दैट। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ पे टच कर रहा था, इतनी आपने प्राइस रखी और इतनी आपने क्वांटिटी रखी। अब ये बात हो गई। अब दूसरी बात देखें, कैसे पता चलेगा कि हम प्रॉफिट में हैं? ये है पॉइंट बी आपका एवरेज रेवेन्यू, यानी कि पर यूनिट रेवेन्यू यहाँ पे है और पर यूनिट कॉस्ट आपकी कहाँ पर है? ये है पर यूनिट कॉस्ट, जिसको एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, वो पर यूनिट कॉस्ट होती है। यानी कि एक चीज़ को बनाने का खर्चा आपका कितना है और एक चीज़ से आपकी कमाई कितनी हो रही है। तो ये जो डिफरेंस है, ये क्या है? आपका प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपका लॉस होगा। अगेन देखें, एवरेज कॉस्ट की लाइन ऊपर चली गई मार्जिनल कॉस्ट से, जाहिर है लॉस कर दिखाना है, तो लॉस में आप मार्जिनल कॉस्ट को नीचे रखेंगे ना, एवरेज कॉस्ट को उठा के ऊपर ले जाएंगे। पहले क्या था, लास्ट डायग्राम में एवरेज कॉस्ट नीचे थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एवरेज कॉस्ट को आपने ऊपर रखना है क्योंकि आप शो करना चाह रहे हो लॉस। तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी ऊपर चली गई और पर यूनिट आपका रेवेन्यू नीचे चला गया। तो ये जो डिफरेंस था, ये क्या हो गया? आपका लॉस। तो आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू की लाइन ये है और मार्जिनल की नहीं ड्रॉ की हुई, वो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होगी। हमेशा याद रखिएगा, एवरेज रेवेन्यू की लाइन ऊपर होती है और मार्जिनल की जो है वो उससे नीचे होती है। तो हाउ डू गवर्नमेंट्स टेक मोनोपोली? सबसे पहले आपने क्या करना है, मेकिंग मोनोपोलाइज्ड इंडस्ट्री इज़ मोर कॉम्पिटिटिव। बेहतर है कि आप उनको कॉम्पिटिटिव बना दें। दूसरा है रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ मोनोपोलीज। मोनोपोलीज को लिमिट्स में रखना है। ये नहीं है कि वो बहुत हाई प्राइसेस चार्ज कर रही हूँ और गवर्नमेंट उनके ऊपर आंखें बंद करके यकीन करे कि हाँ भाई, ये इनको हमने पैटेंट्स दे दिए, कॉपीराइट्स दे दिए, लेट देम डू द वर्क। नहीं, आपने इसके ऊपर पूरी जो है वो आंख रखनी है। ठीक है। उसके बाद है टर्निंग सम प्राइवेट मोनोपोलीज इनटू पब्लिक एंटरप्राइजेस। बेहतर है कि आप कुछ मोनोपोलीज को ख़रीद लें। गवर्नमेंट क्या करती है, जब देखती है कि ये मोनोपोलीज आउट ऑफ रेंज जा रही हैं, तो गवर्नमेंट उसको बाय कर लेती है। अच्छा, इस तरह से हुआ, या फिर आप कुछ भी ना करें। तो ये सारा आपका सीन है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।